आज जो दिनांक 30 सितंबर 2025 को मुख्य विकास अधिकारी आगरा श्रीमती प्रतिभा सिंह द्वारा विकास खंड खंदौली की निम्नलिखित 3 सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया गया। सहकारी समिति नरायच, सहकारी समिति नगला महाराम, ग्राम पंचायत पोया, सहकारी समिति भागोपुर। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त समितियों पर डीएपी, एनपीके एवं यूरिया वितरण की व्यवस्था देखी गई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण के उपस्थित किसानों से भी वार्ता की गई। उन्होंने समितियों पर ओवर रेटिंग एवं अनियमित वितरण तो नहीं हो रहा है के संबंध में पूछने पर किसानों द्वारा इंकार किया गया। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समितियों के सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शासन के निर्देशों के अनुसार खाद का वितरण कराया जाए। आगरा में आप भी आलू खाने के शौकीन है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि आपके आलू में जहरीला केमिकल हो सकता है। जी हाँ, ये केमिकल भले ही आपकी सब्जी का स्वाद बढ़ा दे, लेकिन सेहत बिगाड़ सकता है। फीका आलू या कहे शुगर फ्री आलू खाने वालों के लिए कोल्ड स्टोरेज में इन आलू पर केमिकल लगाकर 10 से 15 दिन रखा जाता है, जिससे इसमें मीठापन खत्म हो जाता है। इस केमिकल के कारण हार्ट अटैक, शुगर, बीपी प्रॉब्लम जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस आलू की सिर्फ दिल्ली से लखनऊ और आसपास की ही मांग होती है, जबकि बिना केमिकल वाला मीठा आलू महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जाता है और महंगा भी होता है। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज किरावली पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। 6 मोटरसाइकिल, 1 ऑटो रिक्शा और बड़ी मात्रा में बाइक के इंजन और अन्य पार्ट्स बरामद हुए। पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त बिल्डिंग में कुछ लोग मोटरसाइकिल और उसके पास लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर मौके पर आरोपियों की पहचान बॉबी पुत्र शराफत अली निवासी गांव साधन थाना सुनहरा, कासिम पुत्र ईशापाली निवासी कमल खान बरवाली गली थाना शाहगंज के रूप में हुई। आरोपियों ने यह भी बताया कि पल्सर बाइक उदयपुर राजस्थान से चोरी की और ऑटो आगरा कैंट चौराहे से चुराया। वहीं एसीपी गौरव सिंह ने बताया गया कि पुलिस अन्य बाइकों के बारे में जानकारी कर रही है। मौके पर एसआई विश्रांत राठी, एसआई कांस्टेबल मनु कुमार गौतम मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। बाइक जो पकड़े उनसे क्या क्या बरामदगी हुई है, कितने विगत कुछ समय से थाना क्षेत्र किरावली में बाइक चोरी की कुछ घटनाएं घटित हुई थी, जिस परिप्रेक्ष्य में थाना किरावली की टीम, एसओजी और सर्विलांस पश्चिमी जोन सभी लोग इस के पीछे लगे थे। उसी क्रम में आज थाना किरावली ने सफलता पाई है। आज 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और इनके कब्जे से 6 बाइक बरामद हुई हैं, 1 ऑटो बरामद हुआ है और भी कई बाइक जो इन्होंने चोरी करी थी ये खोल चुके हैं। उसके आपका इंजन और अन्य पार्ट्स बरामद हुए हैं। ये तीनों व्यक्तियों का नाम बॉबी, कासिम और नरेश है और इनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए माननीय न्यायालय भेजा गया। इनका पहले में कोई मुकदमे? इनके पूर्व आपराधिक इतिहास इनका है और विस्तृत इतिहास के संबंध में जानकारी कर उसे जल्दी अवगत कराएंगे। आज दिनांक 30 सितंबर 2025 मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी आगरा एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी आगरा से मिला। उनसे मिलकर रक्षा मंत्री के नाम पर एक ज्ञापन जिलाधिकारी आगरा से माध्यम से दिया गया, जिनमें उनसे मांग की गई कि नंदपुरा मधुनगर आगरा छावनी विधानसभा में स्थित वर्षों पुरानी शमशान घाट को सेना द्वारा हटाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी ने अनुरोध किया है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त शमशान घाट की भूमि को रक्षा मंत्रालय द्वारा छूट दी जाए, क्योंकि इस जमीन पर समस्त क्षेत्रीय जनता के पूर्वजों का अंतिम संस्कार हुआ था और क्षेत्र का ये मुख्य शमशान घाट है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से प्रताप सिंह बघेल एमएलसी एवं मेडल कोऑर्डिनेटर आगरा, माननीय अजय शील गौतम मंडल कोऑर्डिनेटर सुशील भंडारी, इसके साथ ही अरविंद मथुरिया जी, मनोज विनोश जी, नरेंद्र निर्मला जी, रेखा भास्कर राव एवं अन्य सभी पार्षद और सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित रहे। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा तेल माफिया मनोज गोयल पर गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार ने जान माल को बताया तेल माफिया से खतरा। 2008 में पीड़ित ने आर्थिक समस्याओं के कारण गोविंद शर्मा और मनोज गोयल को कोल्ड स्टोर में किया था शामिल। कोल्ड में शामिल करते ही तेल माफिया मनोज गोयल ने जमीन और कोल्ड हड़पने की साजिश रची। कोल्ड में थे से आरोपी तेल माफिया और गोविंद शर्मा ने वर्ष 2009 में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का किया घोटाला। पीड़ित ने प्रशासनिक अधिकारियों से की शिकायत तो परिवार को नुकसान पहुंचाने की दी थी धमकी।
पीड़ित कोर्ट संचालक के इकलौते पुत्र का वर्ष 2010 में हुआ था अपहरण। पीड़ित परिवार ने तेल माफिया मनोज गोयल और उनके गुर्गों पर लगाया था अपहरण का आरोप। पीड़ित से अपहरण हुए बच्चे को वापस के नाम पर ली गई थी 12 लाख रुपए की फिरौती। तेल माफिया मनोज गोयल ने रसूख के चलते पीड़ित से लिया था शपथ पत्र, भरोसा दिया कि अपहृत हुआ बच्चा है सकुशल। इसके एवज में मनोज गोयल ने कई जमीन कराई अपने नाम, लेकिन पीड़ित को न बच्चा मिला न जमीन वापस। मनोज गोयल जमीनों को करना चाहता था सेल, पीड़ित ने लगाया आरोप। पीड़ित ने डीसीपी अतुल शर्मा को दिया प्रार्थना पत्र। आगरा थाना बरहन क्षेत्र का मामला। मेरा विनीता देवी। विजया देवी जी, क्या समस्या को लेकर आप पुलिस चल रही है? यही समस्या के हमारा बेटा 15 साल पीछे पहले उठा था और खेत और उसके पीछे पड़ रहा है ये, इसे सजा मिलनी चाहिए। कब से लापता आपका बेटा? 15 साल हो गए। क्या क्या चाहती है आप? यही है कि ये खेत ओल्ड घर खेत के पीछे पड़ रहा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। कौन है वो जो आपके घर है? कौन है वो व्यक्ति? यही है मनोज गोयल। क्या आप क्या घटना हुई? सन 2008 में मेरा कोल्ड स्टोर था, चौधरी मानसिंह कोल्ड स्टोर के नाम से, जिसमें कुछ तकनीकी वजह से और घाटा हुआ। घाटे में हमने मनोज गोयल, श्रीमान गोविंद शर्मा जी को साझी किया, जिसके मद्देनजर वो दोनों साझी हुए और धीरे धीरे कोल्ड स्टोर से 1 करोड़ 35 लाख की बेईमानी की, जिसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से मनोज गोयल भूमाफिया के खिलाफ की। तो उसने मुझे सन 2010 में धमकी दी और मुझे मरवाने का, मेरे बेटे को उठवाने का धमकी दी, जिसमें मेरे कोल्ड स्टोर को हड़पा, मेरे बेटे को अपहरण करा के मेरे बेटे को मरवाया, जिसकी मैंने शुरुआत से कानूनी कार्रवाई लेके चला, लेकिन शासन प्रशासन के को झुकाते हुए अपनी सिफारिशों से अब तक वो बचता रहा। आज और अपहरण के चक्कर में मैंने अपने रिश्तेदार के नाम में जमीन लिखी और इसके एक रिश्तेदार के नाम अपनी जमीन लिखी, जो अपहरण के लिए द्वारा पैसे की जरूरत के लिए हमने ये लिखा गया था। अपहरण में 12 लाख रुपए हमने फिरौती भी दी। कुछ समय बाद हमने अपनी जमीन को लिखा और इसने कहा कि ऐसा करो, जमीन हमारे रिश्तेदार के नाम कर दो और हम तुम्हारी सहायता करते रहेंगे और बच्चे को हम जल्दी बुलवा लेंगे। लेकिन आज तक झांसा देता रहा। अब मेरी जमीन को बेचने के चक्कर में घूम रहा है। ये 25 बीघा जमीन है, उसे बेचने के चक्कर में घूम रहा है। ये बहुत बड़ा भूमाफिया, तेल माफिया और अपहरणी, मर्ड और हत्यारा भी है ये। इसने मेरे बेटे को भी मरवा दिया। अब हम चाहते हैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हमारी जो प्रॉपर्टी कोल्ड स्टोर है और जो कृषि भूमि है उससे इससे वापस कराया जाए और हमें न्याय दिलाने की कृपा करें आपसे, शासन प्रशासन से। क्या आश्वासन दिया? और अभी हम पुलिस उपायुक्त नगर से मिलके आए हैं और श्रीमान जी से उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपने स्तर से जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अभी आपसे नई घटना क्या हुई? अभी 24 तारीख को मेरी जमीन को देखने के लिए कुछ लोग आए थे खरीदने वाले। वो मेरे जानकार निकले, वो मेरे साथ मेरे घर पे आए और उन्होंने बताया कि जैसे हमने पहले तुझे धमकी दी थी, तेने हमारे खिलाफ कार्रवाई की थी, जो गमन की, ऐसे तेरे बेटे को डुबाया, ऐसे ही तुझे भी मरवाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। थाना डोकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। निर्भर गुर्जर गैंग का शातिर सदस्य गिरफ्तार। 23 साल बाद बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार गिरफ्तार। थाना पिढौरा से हरिओम उर्फ कल्ला का 2002 में किया गया था अपहरण। 11,11,151 रुपए की मांगी गई थी फिरौती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छुड़ाई थी फिरौती। 4 लोग गिरफ्तार कर भेजे गए थे जेल। एक चल रहा था फरार। 23 साल बाद बबलू टाइगर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2002 में पुलिस ने 500 रुपए इनाम किया था घोषित। 23 साल की फरारी में आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। 6 महीने साथ रहने के बाद छोड़ दिया था निर्भय गुर्जर गैंग। पुलिस ने से बचने से महाराजपुरे में ट्रक चलाकर छुपाई पहचान। आगरा में दुग्ध व्यापारी का अपहरण करने आया था आरोपी। अपहरण से पहले पुलिस ने दबोचा आरोपी बबलू को। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम मिला। देखिए, सन 2002 में पूर्वी जोन के थाना पिढौरा में एक 364A का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक वयस्क जिसकी उम्र 18 साल थी, जिसका नाम ओम प्रकाश था, उसको कुछ लोगों ने उस समय
किडनैप किया था और उसके फादर से 11,51,151 रुपये रैंसम मांगे थे। और जब उस समय पुलिस ने केस वर्कआउट किया तो जो नामजद व्यक्ति था दाऊ जी और उसके साथ के बाकी जो लोग थे वो गिरफ्तार हो गए। और एक अभियुक्त जिसका नाम बबलू उर्फ टाइगर उर्फ राजेश, जो अपनी आइडेंटिटी बार बार चेंज करता था, उसका नाम प्रकाश में आया, जो आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। तफ्तीश के सिलसिले में 82-83 NBW के बाद चार्जशीट हुई और चार्जशीट के बाद इस पर उस समय 500 रुपये का इनाम हुआ। पुलिस निरंतरता से इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। पिछले 20 सालों से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। डॉकी पुलिस ने इसमें कामयाबी दिखाते हुए इस अपराधी को 23 साल के बाद गिरफ़्तार किया है। ये कुछ और बड़ा कारनामा करने के अंजाम में था, इरादे से था, और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। ये कहाँ पर नाम बदलकर पुलिस बदल है? देखिए, ये चूँकि निर्भय गुज्जर गैंग से जुड़ा हुआ आदमी है, ये अपनी पकड़ उठा के निर्भय गुज्जर को देता था और उसके लिए काम करता था। तो ये बहुत ही शातिर अपराधी है। ये डिफरेंट जगह पे रहा है। जितनी हमारी इससे पूछताछ हुई है, गुजरात में भी रहा है, पंजाब में भी रहा है, और ये कानपुर में रहा है, बांदा में रहा है, और इसके अलावा फिरोज़ाबाद में भी अलग अलग जगह पर ये पहचान छुपा के अपनी अलग अलग समय पर रहता था। अभी भी कोई इसकी कोई नई प्लानिंग थी सर, कोई अपहरण करने की या कोई पूछना ऐसा कोई इनपुट ऐसा पुलिस को मिला? हाँ, पूछताछ के दौरान इसने बताया था कि चूँकि ये हर साल या 6 महीने में अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर देता था, ये बहुत शातिर था। तो ये इस क्षेत्र में आया था। इसका फिर से इरादा था कि इसको इस तरह की यदि कोई पकड़ मिल जाती है तो उसके हिसाब से वो पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन चूँकि पुलिस की तत्परता थी और 50,000 का हमारा इनामिया था, तो पुलिस ने सूझबूझ के साथ इसको सिखाई हुई तरीके से इसको पकड़ा। हाँ, इस तरह का एक इनपुट हमारे पास था और इसने भी ये चीज़ स्वीकार की है, और निरंतरता से पुलिस चूँकि इस पर काम कर रही थी, तो काम करने पे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हाँ, देखिए, चूँकि उस गैंग के बाद इसने लगातार अपनी पहचान बदली, अपने नाम बदले, और संभवतः अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इसने फॉल्सिफिकेशन किया। तो अब चूँकि अलग अलग नाम से ये अलग अलग समय पर रहा है, उसका पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है कि किस नाम से इसने किस अपराध को कहाँ पे किया है। जहाँ तक अपराध का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराध कर ही रहा है, संगठित अपराध करने का ये आदी रहा है, और इस पर भी पुलिस पूरी तरह से इसकी तफ्तीश कर रही है। जैसा कि आपने भी कहा, ये संगठित अपराध करने का आदी रहा है, तो क्या अभी भी कोई गैंग बना के काम कर रहा है या इसके कुछ और गैंग के लोगों का भी नाम सामने आया है? कुछ लोगों के नाम इसने लिए हैं, लेकिन जब तक उनकी वेरिफिकेशन हम नहीं कर ले, हम उसको कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। उस पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ लेके आएंगे। यदि कोई चीज़ इस तरह की निकल के आएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, ये बहुत अच्छा काम हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में ये 6ठा इनामिया अपराधी है जो कि पूर्वी जोन की टीम ने किया है, और कमिश्नर साहब की तरफ से इन लोगों को 25,000 का कैश रिवॉर्ड प्रदान किया जाता है। अयोध्या से बड़ी खबर बता दे चले कि आपको, जहां पर रामनगरी अयोध्या की रामलीला में रावण दहन पर संकट, अयोध्या की फिल्मी रामलीला में रावण दहन पर रोक। रामकथा पार्क में 2 अक्टूबर को होना था रावण दहन का कार्यक्रम। जिला प्रशासन ने रामकथा पार्क में पुतला दहन करने पर लगाई रोक। रावण दहन कार्यक्रम को लेकर लाखों रुपए हो चुके हैं खर्च। दिल्ली के कलाकारों द्वारा एक माह से तैयार किया जा रहा था रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला। 240 फीट ऊंचे महारावण का पुतला किया जाना था दशहरे पर दहन। 190 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी पुतले हो रहे थे तैयार। संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर साल फिल्में रामलीला पर किए जाते हैं करोड़ों रुपए खर्च। आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पुतला दहन के लिए की जा रही है दरखास्त। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि रामनगरी अयोध्या में रावण का दहन नहीं किया जाता। ऐसी परंपरा है कि भगवान राम जब रावण का अंत करके अयोध्या लौटे थे तो ब्राह्मणों को दान पुण्य किया था और सूरजकुंड में अपनी ब्रह्म हत्या का पाप उन्होंने स्नान करके धोया था। आज दिनांक 29 सितंबर को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि रामकथा पार्क में चल रही रामलीला के आयोजक द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था 2 अक्टूबर को, जिसकी पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। कल दिनांक 28 को इनके द्वारा एक दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में थाने से आख्या प्राप्त की गई थी, जिसमें इस कार्यक्रम के गैर परंपरागत एवं अन्य कारणों से इसकी संस्तुति नहीं की गई थी।
इसी के आधार पर रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या द्वारा इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित आयोजकों को दे दी गई है। अयोध्या में दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। अयोध्या आईजी प्रवीण कुमार ने दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और रूट मार्च किया। उन्होंने सिविल और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ शहर के मिश्रित इलाकों में मार्च किया और अपना जनता को सुरक्षा का एहसास कराया। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और प्रत्येक मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की शोभा जीआईसी मैदान से गुप्तार घाट के निर्मली कुंड तक जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन त्योहार को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। आईजी ने दुर्गा पंडालों का निरीक्षण किया और विद्युत तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने आयोजकों और श्रद्धालुओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो हमारे समाज के सभी संभ्रांत वर्ग हैं, जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, जो हमारी रामलीला समितियां हैं, जो दुर्गा पूजा पंडाल है, सभी के साथ संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया रहती है। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी सक्रियता देखी जाती है। साथ साथ में जो हमारे और तकनीकी डायमेंशन, ड्रोन इत्यादि की जो फंक्शनिंग हमने विभिन्न स्थानों पर की हुई है उसको देखते हैं और सभी समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ एक प्रकार से तादाद को स्थापित करते हुए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बढ़ाते हुए हम लोग इसमें प्रभावी कार्रवाई करते हैं और जितने तरह की सुरक्षाएँ हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील पर्व है जहाँ पे लोग उत्साह और उल्लास के साथ पूरी प्रतिभागिता करते हैं। लोग बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। ऐसे में अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और अन्य प्रकार की सभी जो स्थितियाँ रहती हैं सब सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में उनको हम लोग और सुरक्षित सुदृढ़ कर रहे हैं। नारी शक्ति को लेकर के मिशन शक्ति का जो 5.0 का कार्यक्रम चल रहा है उसमें लगातार संगोष्ठियाँ भी की गई हैं। सभी थानों पर मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। लोगों के द्वारा अब विक्टिमोलॉजी के कंसेप्ट पे लोगों से संवाद भी स्थापित किया जा रहा है, वार्ता भी की जा रही है और जो ऐसे लोग थे जिनके इन्होंने पहले कभी सेक्सुअल ऑफेंसेस किए हैं उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखी जा रही है। यदि वो दोबारा कोई इस तरह की खुराफात में दिखाई पड़ते हैं उन पर सक्रिय दृष्टि रखी जा रही है तो उन पर कठोर कार्रवाई विसर्जन को लेकर उन सभी पर आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं और जो विसर्जन को लेकर के जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं नदियों की स्वच्छता और पवित्रता को देखते हुए वो भी आवश्यक व्यवस्थाएँ पूरे प्रशासन में की हुई है, वो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से। यहां पर आज एचडीएच सुंदरबनी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सेवा पर्व 2025 के अंतर्गत रक्तदान शिविर सह पोषण किट वितरण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम योग्य उपायुक्त श्री अभिषेक शर्मा और निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर के निर्देशानुसार और सीएमओ राजौरी डॉक्टर मनोहर लाल राणा के मार्गदर्शन में डॉक्टर मीना कुमारी की देखरेख में आयोजित हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री रामकांत शर्मा और श्री राजेंद्र शर्मा ने किया। समारोह के दौरान फूल दब्बी के टीबी विजेता श्री यश पॉल और उनके प्रेरणादायक स्वास्थ्य लाभ के लिए सम्मानित किया गया। एक अनूठी पहल के रूप में टीबी रोगियों को पोषण किट के साथ औषधीय पौधे वितरित किए गए। इसके तुरंत बाद रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बता दें चले शिविर में स्थानीय युवाओं, समुदाय के सदस्यों और स्वास्थ्य कर्मियों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई। इस आयोजन में स्वास्थ्य सेवा, पोषण सहायता, सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरण जागरूकता का सफलतापूर्वक समावेश किया गया, जो कि एसडीएच सुंदरबनी की जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से स्टेट ब्यूरो चीफ संजू शर्मा की रिपोर्ट। आज आपने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, देखकर हमें लगे कि आप इतनी एज में अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? यार आप रक्तदान कितना महत्व? अब ऐसा भी मत बोलो कि यार इतनी एज में दे दें, कुछ नहीं होता। देखो ब्लड रक्तदान एक ऐसा दान है कि जो किसी की लाइफ बचा सकता है। हमारा जो एरिया है एक एक्सीडेंट प्रोन है। आप गाय बगाय देख लेते हैं, रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उनके लिए ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो दान है एक महादान है और मैं युवाओं से कहूँगा कि इसके लिए वो आगे आएँ। अब तो ये तो कार्यक्रम हमारा सेवा पर्व के उपलक्ष्य में था जो 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक है। बाकी मैं कहूँगा ये रूटीन में ये जो ब्लड डोनेशन करना चाहिए और इससे कोई नुकसान नहीं होता, बहुत जल्दी ये पूरा हो जाता है दोबारा। सर युवा जो है देना चाहिए लेकिन लोग डरते हैं। आपने आज ब्लड डोनेट किया तो क्या मैसेज देंगे कि इसमें डरने की जरूरत नहीं? इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कुछ पहले बार नहीं दिया है, 5-6 बार पहले भी दे चुका हूँ ब्लड, तो ऐसा कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसलिए आजकल बहुत सारी डाइट्स हैं, आप रेगुलर डाइट लेंगे तो वो पूरा हो जाता है। मैम, आज ब्लड डोनेशन कैंप था और एडीसी सर ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया। क्या आम यूथ को क्या संदेश देंगे, और एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि बहुत सारे लोग कतराते हैं कि शायद ब्लड देने से हमारा ब्लड ख़त्म हो जाएगा। देखिए सीटू जी और बाकी जो मीडिया वाले, मैं पहले तो आपकी आई एम थैंकफुल कि आप लोग आए और ये मैसेज आप जन जन तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एडीसी सर ने दिया, हाँ उन्होंने ब्लड दिया और उन्होंने आज तक वो कह रहे हैं कि 4-5 बार ब्लड दे चुके हैं। एज़ डॉक्टर मैं यही बोलूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि अब तो सिनेरियो चेंज भी हो रहा है, बट ऐसे कहा जाता है जो जिन लोगों के लोग ठीक हो जाते हैं, जो बड़ा सीरियस, सपोज़ कोई सीरियस एक्सीडेंट आता है, सपोज़ कोई सीरियस पेशेंट इमरजेंसी में अगर ठीक हो जाता है, तो भगवान के बाद अगर किसी का नाम है तो वो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड है, ठीक है। लेकिन ये आप एक ऐसा, इसको मैं बोलूँगी दान है कि आप डॉक्टर ना हो के भी ज़िंदगी बचाते हैं। ये कोई भगवान से कम, मतलब उस अगर आप दर्जा देखें कि हाँ भाई किसी की ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ा काम है, चाहे वो एक्सीडेंट केस हो, चाहे वो डिलीवरी के टाइम हो, चाहे डिलीवरी के बाद की कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे किसी का कैंसर का कोई बच्चा है, चाहे थैलेसीमिया, बहुत सारी बीमारियां जिसमें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और जैसे हमारे एडीसी सर ने भी कहा कि हम नेशनल हाईवे का यहाँ पे है, आप यहीं पे लोकल आप सब हैं, आपको पता है कि कितना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितना ज़्यादा यहाँ पे है, और बड़ी बार हम आप लोगों की हेल्प लेते हैं कि ब्लड, फ्रेश ब्लड भी हमें एमरजेंसी, हालांकि हम नहीं कर सकते, बट मेरा कहने का मतलब है कि जान बचाने के लिए उस टाइम अगर 1 यूनिट ब्लड होगा, और वो भी इमीडिएट, चाहे हो सकता है 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, अगर किसी को ब्लड ना मिले तो उसकी ज़िंदगी भी खो सकती है और उसको हम बचा सकते हैं। और 1 ब्लड यूनिट का मैं बोलूँ कि अगर हम उसको सेपरेट करके देंगे तो 1 ब्लड हम 3 लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है ब्लड स्टोरेज यूनिट, आज हम आप लोगों की थ्रू हमने मैसेज सर्कुलेट किया हुआ है। ये जो है हमारा अभी सेवा पर्व के दौरान हम ये कैंप लगा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप। ये भी एक सेवा का नाम दिया गया। पर्व मीन्स उत्सव, जैसे हम सब जानते हैं कि जो हम सर्विस फेस्टिवल्स को कह सकते हैं कि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्लड जो आज जितना भी देंगे, सबसे बड़ी बात है किसी को कुछ पता नहीं कि किसके ब्लड से किसकी ज़िंदगी बचेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्लड एक ज़िंदगी, कम से कम एक ज़िंदगी तो बचाएंगे। और अगर सेपरेट करेंगे तो एक इंसान का ब्लड यूनिट जो है वो 3 ज़िंदगियों को काम आ सकता है। तो रहा का आपकी कि मेरा मैसेज क्या है, मेरा मैसेज ये है कि मैं जो मिथ्स हम जिनको बोलते हैं, भ्रांतियाँ जिनको बोलते हैं कि होते हैं कि हाँ जी ब्लड देने से कमज़ोरी आ जाएगी, ब्लड दोबारा नहीं बनेगा, ब्लड कम हो जाएगा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर कोई हेल्दी इंसान है जिसको कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है और जिसका हीमोग्लोबिन अपना अच्छा है और वो एनीमिक नहीं है, तो वो बड़े आराम से ब्लड दे सकता है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अगर आप दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका वहीं रह जाएगा। अगर आप अच्छी डाइट देंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, तो आपका फिर से ब्लड बन जाएगा। हर 3 महीने में, जैसे हमारे एक बाबूजी हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कम से कम मुझे लगता है 40 टाइम्स ब्लड दिया हुआ है। बाबू विद्यासागर हैं। और एडीसी सर जो हमारे अभी दे के गए, ये भी कह रहे हैं कि ये भी 4-5 बार दे चुके हैं। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है अगर 40 बार जिसने या 30 बार दिया तो इसका मतलब तो वो तो ड्रेन हो जाना चाहिए ना। मगर नॉर्मल बॉडी में अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो ब्लड फिर से बन जाता है। और मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि कमज़ोरी होगी तो हम ब्लड ना दें। हाँ, जिनको कोई डायबिटीज़ हैं या जो एनीमिक हैं या जिनको कोई क्रॉनिक डायलिसिस पे, कोई क्रॉनिक किसी भी उसकी मेडिसिन पे है, हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की, जो तो वो ना दें। अगर कोई हेल्दी इंसान है तो उनको बढ़ चढ़ के आना चाहिए। इसके जैसा कोई दान नहीं है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाना, आप अपनी ज़िंदगी को नुकसान किए बिना किसी की ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। करण जी, आज आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं और एक आम यूथ को क्या मैसेज देंगे कि रक्तदान कितना बड़ा दान है? ये मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं म्यूनसिपलिटी सुंदरबनी से यहाँ पर आया हूँ। हमारा यहाँ पे एक आज कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था ये ब्लड डोनेशन का, और मैंने आज अपना ब्लड डोनेट किया है। मैं आगे भी करता हूँ। मैं जितना भी यूथ है उससे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ब्लड डोनेट किया करें, क्योंकि जो रक्तदान है वो महादान है। आपका ब्लड किसी भी काम आ सकता है। किसी की इमरजेंसी में आपका ब्लड काम आ सकता है। किसी की मदद करनी चाहिए, मदद में उसका जो हेल्थ है
ठीक हो सकती है। जो भी है आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हर यूथ को कि अपना रक्त जितना हो सकता है दान देना करना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? आज हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और कई जिंदगियां आप शायद इस दान से बचाएंगे। जी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सेवा पर्व चल रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंट कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। तो हमें म्यूनसिपैलिटी की तरफ से आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का शेड्यूल रखा था। तो हम यहाँ पे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और मैं खुद यहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। तो मेरा यही मैसेज रहेगा सभी से कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ती है तो वही हम लूज़ कर सकते हैं। भगवान पुरुषोत्तम दास श्री राम बारात का उद्घाटन बेलसे विधानसभा के विधायक शाक्य ने फीता काटकर किया और उझानी के पूर्व राज्य मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे हर्षवर्धन राजपूत आरती का श्री राम बारात का विधि विधान पूजन का कर बारात का शुभारंभ किया। उझानी न्यूज भगवान पुरुषोत्तम दास श्री राम बारात आज उझानी में निकाली गई। भगवान पुरुषोत्तम दास राम बारात में तरह तरह झांकियां निकाली गई। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात बेलसी चौराहे से होकर कचरा चौराहे से रामलीला ग्राउंड पर समाप्त हुई। भगवान पुरुषोत्तम दास की राम बारात में काली शेरा वाली, भोले बाबा, राधा कृष्ण, श्याम बाबा की मूर्ति बैंड बाजों के साथ निकाली गई। भगवान परशुराम दास की बारात में सज धज कर प्रभु का गुणगान किया गया। भगवान पुरुषोत्तम दास जी राम की बारात बड़े धूमधाम से निकाली गई। बेलसी और बरेली के कलाकारों ने अंडों के साथ भगवान परशुराम दास राम की बारात बड़ी धूमधाम से नाचते गाते हुए निकाली गई। भगवान परशुराम दास बारात में भक्तों की जगह जगह पानी का, खाने पीने का बंदोबस्त कराया गया था। इस बीच भगवान पुरुषोत्तम दास जी राम की बारात में पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त रहा। बदायूं के जिलाधिकारी अवनीश राय, एसपी डॉक्टर विजय कुमार सिंह, एसडीएम बदायूं, यूपी जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट सीओ सिटी उझानी प्रभारी और इसके साथ वैष्णव सोनू, वैष्णव मनोज, वैष्णव तमाम भारी संख्या में भगवान पुरुषोत्तम दास की बारात में सभी भक्त लोग मौजूद रहे। बदायूं से गौरव चतुर्वेदी की देखी खास रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी को छोड़ सपा में आने के बाद चौधरी अमर सिंह का आज सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचने पर